नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे शानदार दौर में चलते हैं जिसे मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कहा जाता है। एक ऐसा समय जिसने हिंदुस्तान को ताजमहल जैसी नायाब पहचान दी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर 1556 से 1658 तक मतलब करीब करीब 100 साल के इस समय में ऐसा क्या खास हुआ। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं और उन वजहों को खंगालते हैं जिन्होंने इस दौर को इतना महान बना दिया। देखिए, इस सुनहरे दौर की पूरी कहानी असल में 3 पीढ़ियों 3 बादशाहों के इर्द गिर्द घूमती है। सबसे पहले अकबर, जिसने साम्राज्य की एक मजबूत नींव रखी। फिर उसका बेटा जहांगीर, जिसने स्थिरता को बनाए रखा और कला को खूब बढ़ावा दिया। और आखिर में शाहजहां, जिसने मुगल शान शौकत को उस बुलंदी पर पहुंचाया जिसे आज भी दुनिया देखती है। इस गोल्डन एज की चमक को अगर समझना है तो सबसे पहले उसकी बुनियाद को देखना होगा। और ये बुनियाद थी अकबर के दिमाग की उपज, एक कमाल का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जिसे हम मनसबदारी कहते हैं। सच कहूं तो ये इस विशाल साम्राज्य का इंजन था। तो ये मनसब आखिर था क्या? आसान भाषा में समझें तो ये आज के सरकारी रैंक या पद जैसा था। हर छोटे बड़े अधिकारी को एक मनसब दिया जाता था और इसी एक रैंक से सब कुछ तय होता था। दरबार में उसकी हैसियत क्या होगी, उसकी सैलरी कितनी होगी और हाँ, उसे सेना के लिए कितने सिपाही मेंटेन करने होंगे। अब यहीं पर अकबर की दूरदर्शिता दिखती है। उसने मनसब को भी 2 हिस्सों में बांट दिया, जात और सवार। जात से तय होता था कि किसी अधिकारी का पर्सनल रैंक क्या है, मतलब दरबार में उसका रुतबा और उसकी तनख्वाह कितनी होगी। वहीं सवार रैंक से तय होता था कि उसे साम्राज्य के लिए कितने घुड़सवार सैनिक तैयार रखने हैं। है ना कमाल का सिस्टम? मतलब रुतबा और जिम्मेदारी दोनों को एक साथ जोड़ दिया। इस एक सिस्टम ने मानो पूरे साम्राज्य को एक धागे में पिरो दिया था। अब हर अधिकारी, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सीधे बादशाह को जवाब देता था। इससे एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बना और वफादारी भी पक्की हुई। और तो और करप्शन रोकने के लिए घोड़ों को दागने यानी उन पर मोहर लगाने जैसा सिस्टम भी था, ताकि कोई हेराफेरी ना कर सके। लेकिन सिर्फ एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन से तो काम नहीं चलता, है ना? अकबर ये बात अच्छी तरह जानता था कि साम्राज्य को जोड़े रखने के लिए दिलों को जीतना भी जरूरी है। और यहीं से शुरू होती है उसकी बेहद मशहूर और हाँ, कुछ लोगों के लिए विवादास्पद राजपूत नीति। अकबर ने सिर्फ तलवार के दम पर राज नहीं किया, उसने राजपूतों को दुश्मन नहीं बल्कि साम्राज्य का पार्टनर बनाया। कैसे? उसने राजा भारमल जैसे ताकतवर राजपूत घरानों में शादी करके रिश्तेदारी बनाई। राजा मानसिंह जैसे काबिल राजपूतों को अपनी सेना में सबसे ऊंचे पद दिए। और सबसे बड़ा कदम, उसने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स हटा दिया। ये एक बहुत बड़ा मैसेज था कि ये साम्राज्य सबका है। लेकिन हर किसी ने अकबर की ये नीति नहीं अपनाई। एक नाम ऐसा था जिसने अपनी आन, बान और शान के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मेवाड़ के महाराणा प्रताप। उन्होंने साफ कह दिया कि वो मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करेंगे और अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए उन्होंने जिंदगी भर संघर्ष किया। उनकी कहानी आज भी स्वाभिमान का एक प्रतीक है। एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पॉलिटिक्स हो गई, पर इस स्वर्ण युग की जो असल आत्मा थी वो एक ऐसे विचार में बसती थी जो अपने समय से कहीं आगे था, और वो था धर्म को लेकर एक खुला नजरिया। अकबर की इस सोच के केंद्र में था सुलह ए कुल का सिद्धांत, जिसका सीधा सा मतलब था सबके लिए शांति। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक पॉलिसी थी। इसका मतलब था कि साम्राज्य में किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं होगा। इस एक सोच ने अलग अलग मजहबों और संस्कृतियों को एक साथ ला खड़ा किया और एक ऐसी सामाजिक बुनियाद डाली जिस पर साम्राज्य सालों तक फलता फूलता रहा। ये टेबल देखिए, कहानी एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ अकबर की सबको साथ लेकर चलने की पॉलिसी है और दूसरी तरफ औरंगजेब की सख्त धार्मिक नीतियां। इससे साफ पता चलता है कि कैसे अकबर की सहिष्णुता ने साम्राज्य को जोड़ा, जबकि बाद में औरंगजेब की नीतियों ने इसे तोड़ने में एक अहम भूमिका निभाई। ये हमें बताता है कि किसी भी महान साम्राज्य की नींव सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बल्कि भरोसे और सम्मान से बनती है। तो अब स्टेज पूरी तरह से सेट था। अकबर ने एक मजबूत नींव बना दी थी, जहांगीर ने उस पर स्थिरता की इमारत खड़ी कर दी थी, और अब बारी थी शाहजहां की, जो इस साम्राज्य की शान को पूरी दुनिया को दिखाने वाला था। और शाहजहां ने इसकी शुरुआत की मोहब्बत की ऐसी निशानी से जिसे आज दुनिया के कोने कोने में लोग जानते हैं, ताजमहल। यह सिर्फ संगमरमर की एक इमारत नहीं है, बल्कि ये शाहजहां के दौर की दौलत, उसकी कला और उसकी मोहब्बत का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन शाहजहां सिर्फ यहीं नहीं रुका।
उसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया और वहां बनवाया लाल किला, वो किला जो आने वाली कई सदियों तक हिंदुस्तान की सत्ता का सेंटर पॉइंट बना रहा। ये मुगल ताकत और वैभव का एक जबरदस्त ऐलान था। और इसी शाही किले के ठीक सामने उसने बनवाई भव्य जामा मस्जिद, जो आज भी भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। ये इमारतें सिर्फ पत्थर नहीं थीं, ये शाहजहां के दौर की शान शौकत और उसकी पावर की कहानी कहती हैं। तो अब हम वापस अपने पहले सवाल पर लौटते हैं। आखिर इन 100 सालों को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? चलिए इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर को देखते हैं। देखिए, एक गोल्डन एज किसी एक बादशाह का कमाल नहीं था। ये तो 3 पीढ़ियों की मेहनत का नतीजा था। एक रिले रेस की तरह अकबर ने अपनी दूर की सोच से एक मजबूत नींव रखी। जहांगीर ने उस स्थिरता को कायम रखा जिससे कला और संस्कृति को फलने फूलने का मौका मिला। और फिर इसी मजबूत प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर शाहजहां ने मुगल साम्राज्य के वैभव को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया जहां से वो पूरी दुनिया में चमक रहा था। और यहीं आकर ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमने देखा कि कैसे अकबर की सुलह कुल यानी सबके लिए शांति की नीति ने इस स्वर्ण युग की नींव रखी थी। तो जरा सोचिए, अगर औरंगजेब ने भी उसी रास्ते को अपनाया होता तो क्या मुगल साम्राज्य का इतिहास या शायद पूरे भारत का इतिहास कुछ और होता? इस सवाल का जवाब शायद इतिहास के पन्नों में ही कहीं दफन है।